नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग 9th क्लास के लिए संस्कृत का जो सब्जेक्ट है वो भी आरंभ कर रहे हैं। आज के बाद आप लोगों को 9th क्लास के जो चैप्टर हैं या जो व्याकरण है वो कंटिन्यू आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, संस्कृत जो है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत क्या है? एक भाषा है, ठीक है। अब इस संस्कृत भाषा को सीखने की बात कर रहे हैं अपन। नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से हम 9th क्लास की संस्कृत विषय को आरंभ करने जा रहे हैं। आज से हम लोग संस्कृत विषय को सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, 9th क्लास के अंदर आप लोग आ चुके हो और 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर देखिए 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। तो उन तीनों लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह हमें सीखना चाहिए, भाषा की तरह उसे सीखना चाहिए। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमें क्लियर कर लेना चाहिए एक बार। तो आज हम लोग जो है संस्कृत भाषा के बारे में कुछ बातें जानेंगे कि इस संस्कृत भाषा को सीखने के लिए आपको सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है। देखिए, जब आप किसी भी भाषा को सीखते हो तो उसके जो वर्ब होती है, जैसे अंग्रेजी सीखनी है तो उसकी वोकेबुलरी, जो शब्द भंडार होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। उसी तरह अगर आप संस्कृत भाषा सीख रहे हैं तो संस्कृत भाषा के शब्दों को भी सीखना पड़ेगा, उसकी वोकेबुलरी जो है वो सीखनी पड़ेगी। और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है धातु रूप और शब्द रूप। 2 टॉपिक ऐसे हैं संस्कृत भाषा को सीखने के लिए कि सबसे पहले हम लोग शब्द रूप और धातु रूप जो है सीखें। अगर आप लोगों ने शब्द रूप और धातु रूप सीख लिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको संस्कृत व्याकरण पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगी, किसी भी चीज को आपको रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चीजें अब मैं बताऊंगा आप लोगों को वो आपको अपने रजिस्टर में नोट करके और उसके आगे उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको तैयार रहना है। तो देखिए, सबसे पहले आज इस संस्कृत भाषा को सीखने के लिए इसको जो शुद्ध उच्चारण होता है वो बोलते हैं संस्कृत। क्या बोलते हैं? संस्कृत, ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा जो है इसे सीखने के लिए आज हम लोग एक पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों धातु। क्या चीज है? धातु, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? वर्ब, और हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रिया। तो देखिए, धातु किसे कहते हैं? विकारी शब्दों का वह रूप, विकारी शब्दों का वह रूप जिनसे किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं तथा क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। चलिए बच्चों, ध्यान से समझिए, ये मैंने धातु की परिभाषा लिखी है। यानी क्या लिखा है कि विकारी शब्दों का वह रूप जिनसे किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया को ही संस्कृत में क्या बोला जाता है? धातु। अब आपके माइंड में प्रश्न आता है कि भाई विकारी शब्द क्या होते हैं? अब देखिए, हिंदी के अंदर हम लोग इन चीजों को सीखेंगे। जब हिंदी की व्याकरण में आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं। एक विकारी शब्द होते हैं बच्चों, एक तो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, और एक जो होते हैं वह होते हैं अविकारी शब्द। ये जो अविकारी शब्द होते हैं इन्हीं को बोला जाता है अव्यय। एक तो होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। अब इन दोनों में अंतर किस चीज का है कि अगर कारक, लिंग, वचन, काल, ये 4 चीजें, अगर कारक, लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन होता है तो ये कहलाएंगे विकारी शब्द। अगर कारक, लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है तो वो कहलाते हैं अविकारी शब्द।
या फिर अव्यय कहलाते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं ये चार तरह के होते हैं। एक तो होते हैं संज्ञा शब्द, एक होते हैं सर्वनाम शब्द, एक होते हैं विशेषण शब्द, एक क्या होते हैं विशेषण शब्द, और एक जो होती है वो होती है क्रिया। तो अब यहां पर देखिए भाई विकारी शब्द किसको कह रहे हैं? ऐसे शब्द जिनमें कारक लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चार प्रकार के जो शब्द होते हैं विकारी शब्द होते हैं। इसी तरह जिन शब्दों में कारक लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम लोग ये जो शब्द हैं तीन, ये इनको हम शब्द रूपों के रूप में सीखेंगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया। देखिए कोई भी जो भाषा होती है उसका जो मेथड होता है, उसकी जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। तो हमारे यहाँ पर इनको किस रूप में सीखा जाता है? संस्कृत में शब्द रूपों के रूप में सीखा जाता है। और क्रिया को किस रूप में सीखा जाता है? धातु के रूप में सीखा जाता है। तो संस्कृत में अनुवाद करना हम सीखेंगे, हिंदी से संस्कृत बनाना सीखेंगे। उसके लिए एक लंबे प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। उसका पहला जो चरण है वो है धातु को सीखना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एक ही धातु से, केवल एक धातु से आप अनेक धातुएं सीख सकते हो। आप बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनको बनाना सीख जाओगे, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक धातु, केवल एक धातु से मैं आप लोगों को चीजें सिखाऊंगा। तो आगे हम सबसे पहले समझेंगे कि धातु किसे कहते हैं और धातु कितने प्रकार की होती है। तो चलिए बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये परिभाषा क्या बोल रही है कि विकारी शब्दों का वह रूप जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और उस क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब ये जो धातु है बच्चों, धातु तीन प्रकार की होती है। धातु कितने प्रकार की होती है? तीन। सबसे पहले होती है परस्मैपदी धातु, परस्मैपदी धातु। दूसरे नंबर पर जो होती है वह होती है आत्मनेपदी धातु, आत्मनेपदी धातु। और तीसरे नंबर पर जो होती है बच्चों वह होती है उभयपदी, उभयपदी धातु। तो धातु तीन प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। अब इन तीनों में अंतर क्या है? किस चीज का अंतर है बच्चों? जिन धातुओं के अंत में, अब ये कॉमन लाइन हो जाएगी इन सब के लिए, कि जिन धातुओं के अंत में, जिन धातुओं के अंत में ती, तह, अंति इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं। ती, तह, अंति इत्यादि प्रत्यय, इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परस्मैपदी धातु। उनको क्या बोला जाता है बच्चों? परस्मैपदी धातु। वापिस सुन लीजिए, जिन धातुओं के अंत में ती, तह, अंति इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम परस्मैपदी धातु कहते हैं। जैसे अपने रूप चलाते हैं, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठामे। तो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठामे। तो इस तरह से जो रूप चलते हैं वो धातुएं क्या कहलाती हैं? आपकी परस्मैपदी धातु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? बच्चों यहां एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, इसको अगर आप सीख गए तो आगे की जो संस्कृत व्याकरण है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। तो सबसे पहले इन तीनों धातुओं का अंतर करना सीख जाएं कि जिन धातुओं में ती, तय, अंति इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं वो परस्मैपदी धातु कहलाती है। और दूसरे नंबर पर है बच्चों आत्मनेपदी धातु। अब देखो परस्मैपदी का उदाहरण अपन लिख लेते हैं। जैसे पठ धातु है तो इसके जब रूप चलते हैं तो कैसे चलते हैं? पठती, पठतः, पठंती। अपन बोलते हैं पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इस ढंग से ये रूप चलते हैं। तो ये क्या कहलाती है? परस्मैपदी धातुएं कहलाती हैं। अब आत्मनेपदी धातु क्या कहते हैं? जिन धातुओं के अंत में, ये लाइन आप लोग यहां नोट कर लेना, वापस से मैं नहीं लिख रहा हूं। जिन धातुओं के अंत में आते, एते,
अंते। वापिस सुनो बच्चों, जिन धातुओं के अंत में अते, एते, अंते इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आत्मनेपदी धातु। जिन धातुओं के अंत में अते, एते, अंते इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं आत्मनेपदी धातु। जैसे सेव धातु है। अब सेव धातु मतलब सेवा करना, इसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना। अब इसके जब रूप चलाते हैं तो क्या चलते हैं? सेवते, सेवेते और सेवंते। ठीक है, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवे थे, सेव धवे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे, इस ढंग से ये रूप चलते हैं। तो जिन धातुओं के अंत में ती, तह, अंति इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो तो परस्मैपदी, और जिन धातुओं के अंत में अते, एते, अंते इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो कहलाती है आत्मनेपदी धातु। और देखिए बच्चों, तीसरे नंबर पर है उभयपदी। अब इसमें उभय, ये जो शब्द है उभय, उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। यानी जिन धातुओं के रूप परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलते हैं वो क्या कहलाती है? उभयपदी। मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हैं, ऐसी धातु जिनके रूप परस्मैपदी में भी बन जाते हैं और आत्मनेपदी में बन जाते हैं वो धातुएं क्या कहलाएंगी? उभयपदी कहलाएंगी। अब यहां पर देखिए बच्चों, जैसे ये याच धातु है। अब इस याच का अर्थ क्या होता है? मांगना। याच का अर्थ क्या होता है? मांगना। अब इसको जब परस्मैपदी में बनाएंगे तो परस्मैपदी में तो रूप बनाएंगे तो कैसे चलेगी? याचती, याचते, याचंती, याचती, याचते, याचंती। और अगर इसको आत्मनेपदी में बनाएंगे तो आत्मनेपदी में कैसे बनेंगे? याचते, याचेते और याचंते। याचते, याचेते, याचंते। तो ये जो नीचे वाले रूप बन रहे हैं ये तो हैं आत्मनेपदी। ये किस में बने हुए हैं बच्चों? आत्मनेपदी में बने हुए हैं। और ये जो ऊपर वाले हैं ये किस में बने हैं? परस्मैपदी। ये किस में बने हुए हैं? परस्मैपदी। तो जिन धातुओं के रूप परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में बन जाते हैं वो कहलाती है उभयपदी धातु। तो वापिस सुनिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। धातु किसे कहते हैं? कि विकारी शब्दों का वह रूप जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया, और उस क्रिया को संस्कृत में क्या बोला जाता है? धातु। धातु कितने प्रकार की होती है संस्कृत में? धातु 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। समझ में आया यहां तक? परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। परस्मैपदी का मतलब क्या है? जिन धातुओं के अंत में ती, तह, अंति इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं परस्मैपदी धातु। और जिन धातुओं के अंत में अते, एते, अंते इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं आत्मनेपदी धातु। और ऐसी धातुएं जिनके रूप परस्मैपदी में भी और आत्मनेपदी दोनों में बन जाते हैं वो कहलाती है उभयपदी धातु। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में ये सब चीज नोट करनी है। संस्कृत का एक नया रजिस्टर आपको बनाना है। उस रजिस्टर में क्रम से ये चीजें लिखते हुए चले। आपको पूरी व्याकरण मैं YouTube के माध्यम से जरूर उपलब्ध कराता रहूंगा, तो आप लोग इन चीजों को नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे परस्मैपदी धातु। और देखिए बच्चों, परस्मैपदी धातुएं जो हैं उनको हम सीखेंगे, लेकिन एक धातु पठ धातु जो है, पठ धातु जो है वह 5 लकारों में, लकार कितने होते हैं? 5 लकार होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार, ऐसे 5 लकार होते हैं। उन 5 लकारों में केवल एक धातु याद करनी है, पठ धातु। आपको और जितनी भी धातुएं हैं उस पठ धातु के अनुसार मैं आप लोगों को समझा दूंगा और आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि परस्मैपदी धातुओं के बारे में जानते हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले ये तो मालूम चल गया कि हमें लकार पढ़ने पड़ेंगे, और लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार,
विधि लिंग लकार। तो एक साइड में आप लोग इन चीजों को भी समझेंगे कि हमें सबसे पहले जो है पठ धातु भी याद करनी पड़ेगी। यहां पर मैं शुरुआत कर रहा हूं परस्मैपदी धातु की। किसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग? परस्मैपदी धातु, परस्मैपदी धातु। अब ये जो आप लोग नोट करेंगे बच्चों, इस टेबल को जितनी भी मैं धातुएं लिखवा रहा हूं इसको एक पन्ने में अलग से नोट कर लेंगे, क्योंकि धातु यही रहेंगी। इन्हीं धातुओं को हम पांचों लकारों में प्रैक्टिस करेंगे, पांचों लकारों में प्रैक्टिस करेंगे। और मैं बताता हूं कि किस ढंग से आपको इन चीजों को प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले परस्मैपदी धातुएं जो है क्रम से आपको लिखते हुए चलना है। सबसे पहले जो है वो है भू धातु, जिसके रूप जो चलेंगे वो किस में चलेंगे बच्चों? भव में, और इसका अर्थ जो होता है वह होता है होना। दूसरे नंबर पर जो है प्रच्छ धातु, और जब इसके रूप चलाएंगे तो ये चलाएंगे पृच्छ में, और अर्थ क्या होता है बच्चों? पूछना। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है ईश धातु, और जब इसके रूप चलाएंगे तो चलाएंगे इच्छ में, और इसका अर्थ होता है चाहना। ठीक है, फिर आती है ह्री धातु। अब ह्री धातु के रूप किस में चलाने? हर में। ये जितनी भी अंत में रहेंगी सब में हलंत रहता है, और इसका अर्थ क्या लिखना है? हरण करना, हरण करना। फिर आपने याद करना है त्रि धातु, जिसके रूप किस में चलेंगे? तर में, और अर्थ होता है तैरना। फिर छठे नंबर पर जो है स्मृ धातु, और इसके रूप के चलाएंगे स्मरण करना, स्मरण करना। और सातवें नंबर पर जो है श्री धातु, और इसके रूप किस में चलाएंगे? सर में, और इसका अर्थ होता है चलना। फिर आठवें नंबर पर जो है गम धातु, जिसके रूप चलेंगे गच्छ में, और अर्थ होता है जाना। अगर गम धातु से पहले आ उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाती है आगम, और इसके रूप किस में चलाने बच्चों? आगच्छ, और अर्थ क्या होता है? आना, आगम का। ठीक है, एक होती है नी धातु। अब नी के रूप जो चलेंगे वो नए में, और अर्थ होता है ले जाना। इसका अर्थ क्या होता है? ले जाना। और 11वें नंबर पर है जी धातु, और जय में रूप चलते हैं, और अर्थ होता है जीतना। इसी तरह जो 12वें नंबर पर है वो है सद धातु, और इसके रूप चलते हैं सीध में, और अर्थ क्या होता है इसका? बैठना। आगे देखिए बच्चों, 13वें नंबर पर है घ्रा धातु। घ्रा के रूप किस में चलते हैं? जिग्र में। किस में चलते हैं? जिग्र में, और अर्थ क्या होता है इसका? सूंघना। अर्थ क्या होता है? सूंघना। फिर है पा धातु, जिसके रूप किस में चलते हैं? पिब में, और अर्थ क्या होता है? पीना। इसी तरह 15 नंबर पर है स्था धातु। स्था के रूप किस में चलाने? तिष्ठ में, और इसका अर्थ भी होता है बैठना। अब बच्चों देखिए, ये 15 धातुएं लिखी हैं, जिनके प्रत्येक में क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट। क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट। अब जैसे मान लीजिए आपने पठ धातु लट लकार में याद कर रखी है, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठामे। अब हमें ये सारी धातुएं जो है लट लकार में बनानी है, तो आप लोगों को प्रत्येक धातु की प्रैक्टिस करनी है। किस ढंग से? इनको लिखकर, जैसे ऊपर हेडिंग डाल के लिखेंगे भू धातु, फिर आप जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवाव, भवामे। ऐसी प्रच्छ धातु देखो लिख तो इस ढंग से रखी है पृच्छ, लेकिन इसको जब रूप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छत, पृच्छामि, पृच्छाव, पृच्छामे। इस ढंग से जितनी भी ब्रैकेट लगी हुई है इनके अंत में ती, तय, अंति, सी, थे, आमी, आओ, आमे, ये जो प्रत्यय हैं इनको जोड़ते हुए चलेंगे और ये लट लकार में आप लोगों की तैयार हो जाएंगी। अब इनके बाद में देखिए 16 नंबर पर जो है वो है वस धातु। अब वस का अर्थ क्या होता है? रहना, ठीक है। और वद धातु, वद का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। फिर है हंस धातु, हंस का अर्थ होता है हंसना, ठीक है। क्रीड धातु, अब क्रीड का मतलब होता है खेलना, क्रीड का मतलब खेलना। और 20वें नंबर पर आप लोगों को लिखना है लिख धातु, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? लिखना। लिख का अर्थ क्या होता है? लिखना। 21 नंबर पर है
रक्ष धातु जिसका अर्थ है रक्षा करना, रक्षा करना। ठीक है। 22वें नंबर पर है नम धातु जिसका अर्थ है नमस्कार करना, नमस्कार करना। और 23वें नंबर पर जो धातु है चल धातु जिसका अर्थ है चलना। और 24वें नंबर पर आप लोग लिखेंगे याच धातु जिसका अर्थ क्या है मांगना, जिसका अर्थ क्या है मांगना। और 25 नंबर पर वद व्रस होगी। ठीक है। इसके बाद में त्यज धातु। अब त्यज का अर्थ क्या होता है त्यागना। तो इस ढंग से ये 25 धातुएं फिलहाल मैं लिख रहा हूं। इन 25 धातुओं की आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने पठ धातु जो है वो इसका अर्थ लिख लिया पढ़ना, और इसको हम बनाएंगे लट लकार में। किस में बनाएंगे लट लकार में बनाएंगे। और लट लकार का मतलब क्या होता है बच्चों, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। जैसे अंग्रेजी में टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ऐसे हिंदी के अंदर बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसी तरह संस्कृत के अंदर भी जो समय को दर्शाने के लिए लकार होते हैं। तो जैसे वर्तमान समय को दर्शाने के लिए कौन से लकार का प्रयोग करा जाता है लट लकार का, ऐसे भूतकाल को दर्शाने के लिए कौन से लकार का प्रयोग करेंगे लंग लकार का, और भविष्य काल को दर्शाने के लिए करेंगे लृट लकार का। तो इस ढंग से हम लोग ये भी समझते हुए चलें कि हमारा जो हिंदी का जो सेंटेंस हो लिखेंगे। अब जैसे आपको अंग्रेजी सीखनी होती है तो अंग्रेजी वाला जो टीचर होता है वो सिखाता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता ती ते ये आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है ना। वो कहता है आ ई इस तरह से होता है, या ई ये होते हैं तो ये जो पास्ट टेंस होता है, और कहते हैं गा गी गे ऐसे होता है तो फ्यूचर टेंस होता है। इसी ढंग से आपको हिंदी के जो सेंटेंस है वो समझ में आने चाहिए। हिंदी में जो वाक्य लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं वह पढ़ता है। अब वह पढ़ता है तो पढ़ता है जो क्रिया है, धातु है, जो वर्ब है, वो कौन से काल की है वर्तमान काल की है। तो वर्तमान काल को संस्कृत में क्या बोला जाता है लट लकार बोला जाता है। तो हमें पठ धातु जो है कौन से लकार की लानी पड़ेगी लट लकार की लानी पड़ेगी। मान लो वह पढ़ता था तो भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो भूतकाल को संस्कृत में क्या बोला जाता है लंग लकार बोला जाता है। ठीक है ना। अपन कह रहे हैं वह पढ़ेगा, तो पढ़ेगा मतलब किसकी बात हो रही है भविष्य काल की। भविष्य काल को संस्कृत में क्या बोला जाता है लृट लकार में। तो बच्चों हमें सबसे पहले जो है ये चीजें सीखनी है। तो पहला जो ये वीडियो आपके पास आ रहा है इसके अंदर आप लोग इन धातुओं की प्रैक्टिस जो है लट लकार में करेंगे। और करना कैसे है कि आपने ऊपर हेडिंग लिखेंगे जो धातु बनानी है, उसके बाद में इधर लिखेंगे पुरुष, इधर लिखेंगे एक वचन, इधर लिखेंगे द्विवचन, और इस साइड लिखेंगे बहुवचन। और यहां पर देखिए प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में कैसे चलती हैं ये पठती, पठतः और पठंती। ठीक है। इसी ढंग से मध्यम पुरुष लिखेंगे। मध्यम पुरुष में क्या चलती है पठसी, पठतः, पठत। ठीक है। और इसी ढंग से उत्तम पुरुष में लिखेंगे। अब उत्तम पुरुष में क्या लिखेंगे पठामी, पठावे और पठामे हैं। इस ढंग से लिखेंगे। तो ये एक धातु आपने बना ली। अब देखिए यहां क्रम से आपको दी हुई है, इनको बनाना है आपको। इनको जब बनाना है तो जैसे मान लो भू धातु बनानी है आपको। कौन सी धातु बनानी है तो आप यहां पर लिखेंगे भू धातु। इसके रूप जब चलते हैं तो किस में चलते हैं भव में, और इसका अर्थ क्या होता है होना। और हम बना किस में रहे हैं लट लकार में। किस में बना रहे हैं लट लकार में बना रहे हैं। तो आपने ये हेडिंग डाल दी अपनी। उसके बाद में वापस से लिखेंगे पुरुष, फिर एक वचन, फिर यहां पर द्विवचन, और ये यहां पर बहुवचन। इस ढंग से लिखेंगे। अब वही वापस से क्या करेंगे प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, और फिर क्या लिखेंगे उत्तम पुरुष। तीनों लिख लिए। अब देखिए भू धातु है, लेकिन रूप जब बनाएंगे तो किस में चलाएंगे भव में। भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवाव, भवा में। तो यहां पर देखिए ये रूप चल रहे हैं तो कैसे लेंगे भवती, कैसे चलाना है भवती, फिर लिखेंगे भवतः, भवंती। फिर यहां अपन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भवसी, भवतः, भवत, भवामी,
भवाव, भवाम। ठीक है, तो एक ये बन गई। तो इस ढंग से आपको ये 25 की 25 बनानी है अपनी नोटबुक के अंदर। अगर जिस बच्चे ने ये धातुओं की प्रैक्टिस कर ली और अगर उनको ये याद हो गया, तो मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूं कि संस्कृत व्याकरण में किसी भी टॉपिक को आपको रटना नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे ढंग से मैं आप लोगों को ये व्याकरण सिखा दूंगा। दो चीजें आपको सीखनी है, धातु रूप और शब्द रूप। ये आप लोग दो याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये भवामी शब्द है, ये भवामी शब्द में धातु कौन सी है, तो आपको समझ में आना चाहिए इसमें धातु कौन सी है, भू धातु है। कौन सा पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। कौन सा लकार है, ये लट लकार है। लट लकार में वचन कौन सा है, एक वचन। तो हमें किसी भी धातु को देख करके ये 3-4 चीजें निकालनी आनी चाहिए। धातु कौन सी है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। ये 4 बातें जो है एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में भी पूछी जाती है। कोई धातु आपको दे दी जाए और पूछेंगे इसके पुरुष, लकार, वचन, इन चीजों को अलग कीजिए, तो आपको वहां ये चीजें काम आएंगी। अब देखो दूसरे नंबर पर जो है प्रच्छ धातु, आपने जब बनाएंगे तो इस पे नंबरिंग डालते चले कि 1 नंबर मैंने ये बनाई, दूसरे नंबर पर मैंने यहां पर बना ली प्रच्छ धातु। अब देखो ये जो प्रच्छ धातु है बच्चों, लिखी तो इस ढंग से जा रही है, ये प्रच्छ धातु है, लेकिन जब इसके रूप बनाएंगे तो किस ढंग से बनाएंगे, पृच्छ। और अर्थ क्या होता है इसका, पूछना। अर्थ क्या होता है, पूछना। तो यहां पर आपने ये हेडिंग बना दी अपनी धातु के लिए। अब आपने क्या करना है, वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 तरह से। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो कि ये वाले रूप से शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, पृच्छति, फिर क्या लिखेंगे, पृच्छतः और पृच्छन्ति, फिर हम लोग लिखेंगे पृच्छसि, ठीक है, पृच्छतः, पृच्छत, पृच्छामि, पृच्छावः और पृच्छामः। तो इस ढंग से बन गई। अब हम लोग तीसरे नंबर पर बनाएंगे ईश धातु को। ईश को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छत, इच्छत, इच्छामि, इच्छावह, इच्छामह। ठीक है, ऐसे हर धातु बनाएंगे तो किस चलेंगे, हरति, हरत, हरंती, हरसी, हरत, हरत, हरामी, हराव, हरामे। ऐसे तरती, तरत, तरंती, तरसी, तरत, तरत, तरामी, तराव, तरामे। इस ढंग से देखो इनमें ब्रैकेट नहीं है तो ये सीधी की सीधी बनेगी। वस धातु बनाएंगे तो वस्ती, वसत, वसंती, वससी, वसत, वसत, वसामी, वसाव, वसामे। ऐसे वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदतः, वदत, वदामी, वदावह, वदामे। इस ढंग से हम लोगों को ये धातुएं जो हैं प्रैक्टिस करनी है। 25 धातु हैं, 25 की 25 धातु आप लोगों को अपने रजिस्टर में नोट करनी है और मुझे दिखाना भी है। ठीक है बच्चों, आप लोगों की क्लास कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।